तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम करने वाले हैं कलाम एकेडमी का जो चतुर्थ श्रेणी सीधी भर्ती परीक्षा की टेस्ट सीरीज चल रही है ऑफलाइन, उसका टेस्ट नंबर 6 करने वाले हैं, ठीक है ना। और इससे पहले 5 टेस्ट आ चुके हैं जो कि हमने सॉल्व करवा दिया है और वो आपको मिलेंगे हमारे चैनल पर जाकर के। आप जब प्ले लिस्ट पर क्लिक करोगे तो उसमें एक प्ले लिस्ट बनी हुई है 4th ग्रेड पेपर सॉल्यूशन, तो उसके अंदर 5 टेस्ट है वो पहले से सॉल्व करवाए हुए मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। और आगे भी ऐसे सॉल्यूशन देखना है तो पहले चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ताकि अगला कोई भी सॉल्यूशन आएगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलो करते हैं फिर माइनर टेस्ट नंबर 6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 देखो इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक 5 विद्यार्थियों एम एन पी और क्यू और आर द्वारा अंग्रेजी और गणित में प्राप्त अंक नीचे दिए गए बार ग्राफ में दिखाए गए हैं। इस ग्राफ को पढ़े और प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक के उत्तर देने हैं। यानी कि इस बार ग्राफ पर 4 क्वेश्चन आपको दिए रखे हैं, उसमें से आपको सॉल्व उनको करना था। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो दे रखा है, कौन से विद्यार्थियों ने अंग्रेजी और गणित में अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं। तो आप अगर ग्राफ में देखोगे तो आपको मिलेगा कि आर जो विद्यार्थी है उन्होंने अंग्रेजी और गणित में औसत अधिकतम अंक प्राप्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कितने विद्यार्थियों ने गणित में 40% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो इसमें आपका आ जाएगा 2 विद्यार्थी जो है वो गणित के अंदर 40 अंकों से अधिक अंक प्राप्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा, किस विद्यार्थी का गणित और अंग्रेजी में अंकों का अनुपात जो है वो सबसे अधिकतम रहने वाला है। तो दोनों को मिलाकर अगर अंकों का अनुपात सबसे अधिकतम देखा जाए तो वो आपको मिलेगा क्यू विद्यार्थी का, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सभी विद्यार्थियों द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त कुल अंक है। तो सभी विद्यार्थियों की जो अंग्रेजी विषय है उनमें उन्होंने कितने अंक प्राप्त किए, तो वो आ जाएगा 204 अंक है वो प्राप्त किए थे, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि निम्नलिखित दंड आरेख एक महाविद्यालय में विभिन्न संकायों में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या को प्रदर्शित करता है तो महाविद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या रहने वाली है। तो ये ग्राफ प्रदर्शित कर रहा है कि कौन से वर्ग के अंदर कितने विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया है, और आपको बताना था कि कुल कितने विद्यार्थी है जो इसमें एडमिशन ले चुके हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले विज्ञान वर्ग देख लो, इसमें ले रखा है 200 विद्यार्थियों ने, ठीक है। वाणिज्य वर्ग में ले रखा है 300 विद्यार्थी, तो 200 + 300 कितने हो गए 500। और कला वर्ग में ले रखा है 500 विद्यार्थी, तो 500 + 500 कितने हो गए भाई, तो 500 + 500 ये हो गया 1000। इसके बाद देखोगे कि विधि जो है, विधि के अंदर ले रखे हैं 150 विद्यार्थियों ने, कितने हो जाएंगे प्लस में 150 के प्लस में देखोगे कि जो ये शिक्षा है इसमें आ जाएगा आपके 100 विद्यार्थी। तो इनका योग कर लो, जितने विद्यार्थी बन रहे हैं उतने विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया है। तो 100, 500, 1000, 1100, 1200 और 1250, यानी कि बी ऑप्शन है वो आपके सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें दिए गए पाई चार्ट की सहायता से भारतीय सेना का खर्च ज्ञात कीजिए यदि भारत का कुल खर्चा जो है वो 120 करोड़ रुपए है, ठीक है ना। तो आपको भारतीय सेना का खर्च निकालना था और टोटल खर्चा जो 120 करोड़ है, और यहाँ पे दे रखा है कि भारतीय सेना पर खर्च हो रहा है 59%, ठीक है ना। यानी कि 120 का आपको 59% ज्ञात करना था। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 70.8 करोड़ रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक घर में पानी के अलग अलग उपयोग को प्रदर्शित करने के लिए आंकड़ों का निम्नलिखित में से कौन सा आरेख जो है वो निरूपित सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा। यानी कि घर के अंदर पानी की जो उपयोगिता को लेकर के जो वर्ग बन रहे हैं कि भाई इसके लिए इतना पानी यूज़ करना है, इसके लिए इतना पानी यूज़ करना है, तो वो निरूपित करने के लिए कौन सा आरेख है वो सही रहने वाला है। तो इसमें आपके आ जाएगा पाई चार्ट, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि पाई चार्ट की सहायता से आप आराम से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, निम्न पाई आलेख का अध्ययन कर निम्न प्रश्न का उत्तर भी दीजिए। प्रश्न पूछा है आपसे कि बाइंडिंग की अपेक्षा विज्ञापन पर कितना प्रतिशत ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है। तो वो आपके आ जाएगा भाई, इसमें 2.4% है वो ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है, क्योंकि बाइंडिंग जो है वो है आपके सी और ये जो विज्ञापन है वो आपके बी। तो बाइंडिंग पर किया जा रहा है 45%, बाइंडिंग पर 45% हो रहा है और विज्ञापन पर हो रहा है आपके 54 डिग्री, मतलब 45 डिग्री और 54 डिग्री। तो कितना ज़्यादा हो रहा है, अब इनका अंतर निकाल लो आप, कितना हो रहा है 9 डिग्री हो रहे हैं। तो 9 डिग्री का मान आप 360 से आराम से निकाल सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर सॉल्व करोगे तो आपको 2.5% मिलने वाला है। नेक्स्ट दे रखा है 9 नंबर क्वेश्चन, सीमा द्वारा कक्षा 6 की परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित तथा विज्ञापन विषयों में प्राप्त किए गए अंकों का विवरण नीचे दिए गए लेखा चित्र में दिया गया है। इन विषयों में सीमा द्वारा प्राप्त सभी अंकों का जो योग है वो आपके 480 रहने वाला है। क्या थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, लेकिन योग कितना है 480। तो बताओ कि सीमा ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए हैं। तो नीचे आरेख देखो भाई क्या दे रखा है, टोटल अंक आपको ध्यान रखना है 480 अंक है,
ठीक है ना। और इसमें आपको दे रखा है हिंदी, गणित, अंग्रेजी और विज्ञान विषय के अंदर। तो भाई 480 अंक का आपको निकाल लेना है। गणित का पूछा है तो 93 डिग्री, ठीक है ना। उससे आप आराम से 360 से 93 अलग कर लोगे और उसका फिर आराम से 480 में भाग दे देना है। 480 टोटल योग है तो 480 में योग भाग दे दो बस, ठीक है ना। तो 4 विषय दे रखी है और इसमें 480 टोटल योग दे रखा है, तो इसमें कुछ भी नहीं है। 43 डिग्री जो आपको 93 डिग्री आपको दे रखा है, इसका आपको 480 के अंदर भाग दे देना है बस, ठीक है ना। 1 डिग्री का मान आ जाएगा और उसमें से आप आराम से फिर गणित का निकालो, चाहे हिंदी का निकालो, चाहे अंग्रेजी का निकालो, चाहे विज्ञान का निकालो, आराम से इसके उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें आपके गणित का आ जाएगा 124 नंबर, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है हरीश के मासिक घरेलू खर्चों का प्रतिशत विवरण 4 खंडों में निम्नलिखित है। यदि वह 55,000 रुपये प्रति माह अर्जित करता है, यानी कि 55,000 रुपये प्रति माह अर्जित करता है, तो प्रत्येक माह उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली EMI कितनी रहने वाली है। तो 55% प्रति माह इसकी है वो आय है, और इसमें दे रखा EMI है वो 46% है। तो कोई बात नहीं, 55%, 55,000 जो है इसका आपको 46% ज्ञात करना है, ठीक है ना। और जब 46% आप ज्ञात करोगे तो आपको मिलेगा 25,300 रुपये। नेक्स्ट देखो भाई, अवकाश के दिनों में कक्षा 10th के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन पढ़ने के समय यानी घंटों में दिए गए आलेख में दर्शाए गए हैं। तो बताओ कि 5 या 5 से कम घंटों तक समय तक कितने विद्यार्थियों ने पढ़ाई की है। यानी कि भाई अवकाश के टाइम का जो उसका स्टडी टाइम था उसका रिकॉर्ड कर रखा है कि कौन सा विद्यार्थी अवकाश के दिनों में कितने घंटे पढ़ रहा है, ठीक है। और आपको बताना है कि 5 या 5 से कम घंटे वाले कितने विद्यार्थी है जो कि 5 घंटे भी पूरे नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो इसमें आपके आ जाएगा 60 विद्यार्थी, क्योंकि आप देखोगे कि 5 घंटे तो ये 4 घंटे वाला यहाँ पे, और विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है और प्रतिदिन पढ़ने के घंटे दे रखे हैं। तो 5 घंटे वाला है यहाँ तक, तो इसने बोला कि 5 या 5 से कम घंटे, तो 5 और 5 से कम घंटे यानी कि इससे नीचे जितने भी विद्यार्थी आ रहे हैं उनका योग कर लो, आपको मिलेगा 60, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 12 से 13 के लिए निर्देश दे रखा है। दिए गए चित्र में विभिन्न विद्यालयों में पढ़ने वाली लड़कियों का प्रतिशत दिया गया है, तो सावधानी से पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्र में आपको दे रखा है विभिन्न विद्यालयों में पढ़ने वाली लड़कियों का प्रतिशत, और आपको नीचे जो आंसर दे रखा है उसमें आंसर देने हैं। तो लड़कियों का प्रतिशत दे रखा है, यहाँ दे रखा है लड़कियों की या विद्यार्थियों की संख्या। तो इसमें आपको आलेख को आराम से देख करके करना है भाई। मैं इसमें आपको आंसर जो है वो लगा देता हूँ। तो 12 क्या आ जाएगा, देखो विद्यालय टी में लड़कों की संख्या, तो विद्यालय टी के अंदर आपकी लड़कों की संख्या जो आएगी वो आ जाएगी 750। नेक्स्ट देखो 13 नंबर क्वेश्चन, विद्यालय पी तथा क्यू में कुल मिलाकर विद्यार्थियों की औसत संख्या क्या रहने वाली है। तो विद्यालय पी और क्यू में कुल मिलाकर जो विद्यार्थियों की औसत संख्या रहने वाली है वो आपके आ जाएगी भाई 2750, यानी कि 2750 विद्यार्थी रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है भाई, ठीक है ना, ताकि अगला जो भी मैं सॉल्यूशन करूँगा ना तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही आएगा। तो इसमें देखो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14 और 15 के लिए निर्देश दे रखे हैं। नीचे दिए गए ग्राफ का सावधानी से अध्ययन कीजिए और फिर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर भी दीजिए। तो ये जो ग्राफ दे रखा है इसका सबसे पहले तो आप सावधानी से अध्ययन कर लो, और उसके बाद नीचे जो क्वेश्चन क्या दे रखे हैं वो देखो। किस राज्य में विद्युतीकृत गाँवों का प्रतिशत है वो अधिकतम रहने वाला है। तो कौन सा राज्य है जिसके अंदर विद्युतीकृत गाँव है वो अधिक है। तो सबसे सामने दिख रहा है भाई, कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, जिसका ग्राफ सबसे बड़ा है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा भाई। तो डी है, डी में सबसे ज़्यादा ग्राफ बड़ा दे रखा है, तो इसमें हम कर देंगे कि डी जो गांव है इसमें सर्वाधिक है वो विद्युतीकृत गांव रहने वाले हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 15 नंबर क्वेश्चन, अगर केंद्र सरकार शीघ्रता से विद्युतीकृत कराने के लिए सहायता देने का निर्णय करती है और सबसे कम विद्युतीकृत गाँवों वाले राज्यों से आरंभ करती है, तो वरीयता क्रम में कौन सा राज्य जो है वो चौथे क्रम पर आने वाला है। यानी कि सबसे कम के अकॉर्डिंग आपको चलते रहना है, और जो चौथे नंबर पे जो राज्य आएगा उसको आपको बताना है। तो इसमें देखो सबसे कम के अंदर कौन सा राज्य आ जाएगा भाई। तो सबसे कम में सबसे पहले जो आएगा वो आएगा सी राज्य, उसके बाद आएगा ए राज्य, उसके बाद आएगा एफ राज्य, तो तीसरा तो हो गया। तो चौथे क्रम पे आ जाएगा अपने बी राज्य। तो इसमें आप आराम से कर दो ऑप्शन नंबर 2 कि जो बी राज्य है वो वरीयता क्रम के अंदर सबसे कम के अकॉर्डिंग देखोगे तो चौथे नंबर पर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कंप्यूटर की बोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट और इंसर्ट कुंजियों को माना जाता है। यानी कि जो कंप्यूटर का कीबोर्ड है उसके अंदर जो कुंजियाँ होती है, कंट्रोल है, शिफ्ट है, डिलीट है, इंसर्ट है आदि, इन कुंजियों को क्या मानते हैं भाई, तो वो आ जाएगा विशिष्ट कुंजी, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एलसीडी का पूरा नाम क्या है। यानी जो एलसीडी होती है इसका पूरा नाम क्या होता है, तो वो आ जाएगा आपके
ऑप्शन नंबर 3 लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LC और D। तो ये नाम ध्यान रखना भाई, कई बार एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है। LCD का पूरा नाम क्या है? तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 18 नंबर, उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर पर निष्पादित किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? तो वो आ जाएगा आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि जो ऐप हम डाउनलोड करते हैं ना, वो आ जाएंगे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर। जो कि निष्पादित किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, GUI का पूरा नाम क्या है? तो GUI का पूरा नाम हो जाएगा आपके ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही रहने वाला है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर जो है वो आपके इनमें से कोई नहीं है अभी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति को बढ़ाता है, या सपोर्टिंग या हार्डवेयर के बिना उपयोग में किया जा सकता है, I और O एक्सेस की गति त्वरित करता है। तो इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसमें रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक बूट स्ट्रैप है, यानी कि बूट स्ट्रैप क्या होता है? तो वो आ जाएगा कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए छोटा सा इंस्टॉलेशन प्रोग्राम। बूट स्टार्ट पर मतलब यही होता है कि जब कंप्यूटर को आप स्टार्ट करते हो तो छोटा सा इंस्टॉलेशन प्रोग्राम होता है, तो वो है बूट स्टार्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 22 नंबर, इंटरप्रेटर है वो किसका प्रकार है? यानी कि इंटरप्रेटर जो है, इंटरप्रेटर किसका प्रकार रहने वाला है? तो वो आपके आ जाएगा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक कर्नेल एवं हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूज़र इंटरफेस प्रदान करता है? तो इसमें आपके आ जाएगा सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम की एक से अधिक अनुप्रयोग करने की विशेषता क्या कहलाती है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें एक से अधिक अनुप्रयोग करने की जो विशेषता होती है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो वो आ जाएगी आपके मल्टीटास्किंग, यानी कि एक ही जो ऐसा सब सिस्टम है जो एक से अधिक कार्य कर सकता है, यानी कि मल्टीटास्किंग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 25 नंबर, निम्न में से कौन सा डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है? तो कौन सा सिस्टम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है? तो वो आ जाएगा आपके एंड्रॉयड, ठीक है ना। बाकी मैक OS जो है वो डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है, लिनक्स है, विंडोज़ है, लेकिन जो एंड्रॉयड है ये इसका सिस्टम का प्रकार नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 26 नंबर, और अगर आपको क्वेश्चन कुछ डाउट लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आपको कमेंट जरूर करना है, ठीक है ना, ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई इस चीज़ थोड़ा सुधार करना है मेरे को। और क्वेश्चन नंबर 26 देखो भाई देर का आपको, निम्न में से कौन सा दृश्य हाशिए और रूलर्स को दर्शाता है? यानी कि कौन सा दृश्य जो है वो हाशिए और रूलर्स को दर्शाता है? तो वो आपके आ जाएगा भाई पेज लेआउट व्यू। पेज लेआउट व्यू के अंदर आप हाशिए को देख सकते हो, यानी कि हेडर फुटर को देख सकते हो, और रूलर्स को भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 27 नंबर, MS ऑफिस में कौन सा पैराग्राफ संरेखण विकल्प नहीं है? तो MS ऑफिस के अंदर कौन सा पैराग्राफ जो है वो संरेखण विकल्प नहीं है? तो वो आ जाएगा पूर्व अलाइनमेंट। पूर्व अलाइनमेंट है वो इसके अंदर विकल्प नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 28 नंबर, MS वर्ड में अंतिम परिवर्तन के स्थान पर जाने के लिए की स्ट्रोक है, यानी कि शॉर्टकट की कौन सी है जिसमें आप MS वर्ड में अंतिम परिवर्तन पर जा सकते हैं? तो वो आपके आ जाएगा भाई Shift+F5, यानी कि जो लास्ट हिस्ट्री देखना चाहते हो कि भाई इससे पहले मैंने कौन सा काम किया है, तो आपको Shift+F5 दबाना है और आप पिछले वाले काम पर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 29 नंबर, MS वर्ड में अधिकतम जूम प्रतिशत होता है, यानी कि MS वर्ड के अंदर अधिकतम जो है वो कितना प्रतिशत जूम होता है? तो वो आपके आ जाएगा 500% अधिकतम जूम होता है। तो ये ध्यान रखना है, 500% जो है वो मैक्सिमम जूम आप कर सकते हो MS वर्ड के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, गटर किससे संबंधित है? जो गटर है वो किससे संबंधित रहने वाला है? तो वो आपके आ जाएगा मार्जिन से, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 31 नंबर, एक्सेल में एक वैलिड फार्मूला किस से शुरू होता है? कोई भी अगर फार्मूला वैलिड होगा तो उससे शुरुआत के अंदर बराबर का चिन्ह लगा हुआ होगा, यानी कि इससे शुरू होगा। कोई भी वैलिड फार्मूला अगर आप देखोगे कंप्यूटर की भाषा में तो वो इससे शुरू होगा, उसके बाद वो कोडिंग आएगी, लेकिन शुरुआत में हमेशा यही साइन रहने वाला है, ठीक है ना। तो एक्सेल में एक वैलिड फार्मूला किस से शुरू होता है? तो बराबर से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 32 नंबर, MS एक्सेल में किस कमांड से वर्कशीट की पिछली शीट पर जाया जा सकता है? यानी कि पिछली शीट पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की रहने वाली है? तो वो आपके आ जाएगी Ctrl+पेज अप। नेक्स्ट देखो भाई, वी लुकअप कार्य करता है। जो वी लुकअप कार्य है वो क्या कार्य करता है? तो वी लुकअप करता है मिलते जुलते रिकॉर्ड को ढूंढता है, यानी कि कोई भी सेम चीज़ दिख रही है उसको अगर ढूंढना होगा तो आपको वी लुकअप करना होगा।
ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पावर पॉइंट का व्यू नहीं है। कौन सा व्यू है जो पावर पॉइंट का व्यू नहीं है? तो इसमें आपके आ जाएगा जो आउटलाइन व्यू है ना, वो पावर पॉइंट का व्यू नहीं रहने वाला है। बाकी नॉर्मल व्यू जो है पावर पॉइंट का है, स्लाइड शॉर्टर व्यू वो भी इसी का है, स्लाइड शो व्यू है वो भी पावर पॉइंट का व्यू है, लेकिन आउटलाइन जो व्यू है वो पावर पॉइंट का व्यू नहीं रहने वाला अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पावर पॉइंट में बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ कितनी होती है? जो स्लाइड होती है इसकी पावर पॉइंट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ कितनी रहती है? तो वो आपके आ जाएगा 16:9 रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 36 नंबर, प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड लाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? यानी कि अगर आपको नई स्लाइड लेके आनी है तो इसमें कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करोगे आप? तो वो आपके आ जाएगा भाई Ctrl+N, ठीक है ना। नहीं अगर आपको स्लाइड खोलनी है तो Ctrl+N करोगे तो न्यू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 37 नंबर, इंटीग्रेटेड सर्किट को किस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में सर्वप्रथम प्रयुक्त किया जाता था? यानी कि जो इंटीग्रेटेड है यानी कि आईसी सर्किट है, आईसी है, उसको सबसे पहले कौन सी पीढ़ी के अंदर प्रयोग में लाया गया? तो वो आपके आ जाएगा तृतीय पीढ़ी के अंदर सबसे पहले प्रयोग में लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, तारों का एक समूह जो एक साथ बिट्स के एक समूह को ले जाता है यानी समांतर है, समांतर में और एक संबंधित नियंत्रण योजना के रूप में जाना जाता है, तो वो कौन सा रहने वाला है? तो इसमें आपका आ जाएगा बस। जो बस है वो एक ऐसा तारों का समूह है जो कि एक साथ बिट्स के एक समूह को ले जाता है और समांतर और एक संबंधित नियंत्रण योजना के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखो भाई, कोबोल और पास्कल डैश 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 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उदाहरण है। यानी कि कोबोल और जो पास्कल है ये कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उदाहरण है? तो वो आपके आ जाएगा स्टेवर्ड जो है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो उदाहरण रहने वाले हैं वो कोबोल और पास्कल रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 40 नंबर, इसमें दे रखा है भाई 1 GB यानी कि जेटाबाइट बराबर होता है। तो 1 GB है, 1 ZB यानी कि जेटाबाइट जो है वो किसके बराबर रहने वाला है? तो वो आपके आ जाएगा 1024 ईटाबाइट यानी कि EB के बराबर। तो एक जो ZB है वो 1024 EB के बराबर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 41 नंबर, कौन सा वेब पेज अलग प्रयोग करने वालों के लिए अलग तरीके से प्रदर्शित होता है? तो कौन सा वेब पेज है जो अलग प्रयोग करने वालों के लिए अलग तरीके से प्रदर्शित करता है? तो इसमें आपके आ जाएगा डायनेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, वेब पेज डैश 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 का प्रयोग करके तैयार किए जाते हैं। तो क्या तैयार किया जाता है? तो आ जाएगा आपके HTML, यानी कि वेब पेज HTML का प्रयोग करके आप तैयार कर सकते हो। HTML P नहीं आएगा, ठीक है ना। HTML का प्रयोग करके आप तैयार कर सकते हैं भाई। अगर वेब पेज बनाना है तो HTML का प्रयोग करके आप तैयार कर सकते हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, SMTP का पूर्ण नाम क्या है? तो SMTP है, इसका जो पूर्ण नाम रहने वाला है वो आपका आ जाएगा भाई सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो भाई, मेल भेजने पर प्राप्तकर्ता को ये पता नहीं चले कि ये संदेश अन्य किन किन व्यक्तियों को भेजा गया है, उक्त के लिए किस फील्ड का प्रयोग किया जाता है? यानी कि अगर आप किसी को मेल भेज रहे हो और आप चाहते हैं कि सामने वाले को ये पता ना चले कि ये मेल और किस किस को भेजा गया है, तो उसके लिए आपको कौन सा फील्ड का प्रयोग करना पड़ेगा? तो वो फील्ड आ जाएगा आपको BCC, ठीक है ना। तो BCC का आप प्रयोग करोगे तो सामने वाले को कुछ भी पता नहीं चलेगा कि ये किस किस के साथ शेयर की गई है। नेक्स्ट देखो भाई, निम्न में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल IPv6 का प्रकार है? तो कौन सा इंटरनेट जो है वो IPv6 के प्रकार का है? तो वो आपके आ जाएगा 3FFE और F200 और 0.234, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका प्रकार रहने वाला है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 46 नंबर, किस स्वास्थ्य संगठन के द्वितीय वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिविर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यानी कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, इसके द्वितीय वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिविर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो वो आपके आ जाएगा भाई नई दिल्ली के अंदर किया जाएगा। तो इसमें आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नई दिल्ली के अंदर WHO का जो स्वास्थ्य वाला सम्मेलन होने वाला है वो नई दिल्ली के अंदर आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंकिंग क्या रहने वाली है? तो सतत विकास रैंकिंग है, SDP कहते हैं इसको, SDR कहते हैं। इसमें भारत की जो रैंक है वो कितनी रहने वाली है? तो इसमें भारत की आ जाएगी भाई 99, यानी कि भारत है वो 99 नंबर पे रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 48 नंबर, कृषि एवं संवर्धन क्षेत्रों पर सांख्यिकी रिपोर्ट के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? तो इसमें से आपको असत्य कथन का चयन करना था। तो इसमें क्या दे रखा है देखो,
वर्तमान मूल्यों पर कृषि व संवर्धन क्षेत्रों के सकल मूल्य संवर्धन में 225% की वृद्धि हुई है। ये तो सत्य कथन है भाई, वृद्धि हुई है 225% की। नेक्स्ट देखो, वर्ष 2023-24 में जीवीए में 54% की हिस्सेदारी के साथ फसल क्षेत्र शीर्ष योगदानकर्ता में रहा है। बिल्कुल सही बात है, फसल कर्ता जो है वो 54% के साथ शीर्ष स्थान पर रहा था। नेक्स्ट देखो, स्तर मूल्यों पर कृषि एवं संवर्धन क्षेत्र जीवीए में 2011-12 में 64.9% की वृद्धि हुई है। 11-12 के अंदर वृद्धि नहीं हुई थी भाई, ये गलत रहने वाला है आपके, और 64% तो वृद्धि बहुत ज़्यादा होती है, तो ये तो इतनी तो रहने वाली है ही नहीं। तो फिर 4 नंबर ऑप्शन देखो, कृषि जीवीए में मत्स्य पालन और जलीय कृषि उपक्षेत्र का योगदान वर्ष 2023-24 में 7% तक हो गया है। यानी कि इन सब के अंदर वृद्धि हुई है, लेकिन 2011-12 के अंदर इतनी वृद्धि नहीं हुई थी, तो ये आपके गलत हो जाएगा। तो इसमें असत्य कथन का ही बोला था, और ये ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपके असत्य कथन रहने वाला है। नेक्स्ट देखो भाई, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य कौन सा है? तो इसमें पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा जो राज्य है वो आपका आ जाएगा भाई त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्न कथनों पर विचार करो भाई, क्या दे रखा है देखो। पहला कथन, केंद्रीय साहित्य अकादमी एवं नई दिल्ली द्वारा 23 लेखकों को युवा पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें से आपको बताना था कि कौन से कथन है वो सत्य कथन है, ठीक है ना। तो पहला बिल्कुल सही कथन है कि केंद्रीय साहित्य अकादमी जो है नई दिल्ली के अंदर स्थित है, इसमें 23 लेखकों को युवा पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है भाई, 23 युवा लोगों को ये पुरस्कार मिलेगा। नेक्स्ट देखो, वर्ष 2025 के लिए संस्कृत भाषा के लिए ये पुरस्कार नीरज कुमार पांडेय को दिया गया है। तो ये भी ध्यान रखना आपको, संस्कृत भाषा के लिए जो ये पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये संस्कृत भाषा में किसे मिला है? तो नीरज कुमार पांडेय को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 भोगीलाल पाटीदार को दिया गया है। ये बिल्कुल गलत रहने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 आपके सही रहने वाले हैं, बाकी तीसरा ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हाँ तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है देखो, म्यूनिक यानी कि जर्मनी में आयोजित ISSF विश्व कप 2025 के तीसरे चरण में किस भारतीय खिलाड़ी ने व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो व्यक्तिगत स्पर्धा के अंदर स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन से शूटिंग के अंदर भारतीय है? तो वो आपके आ जाएगा सुरुचि इंदर सिंह। कौन रहने वाले हैं भाई? तो सुरुचि इंदर सिंह जो है वो म्यूनिक जर्मनी में आयोजित ISSF विश्व 2025 के तीसरे चरण में स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। सुरुचि इंदर सिंह, ये आपको नाम ध्यान रखना है, आगे पूछ सकते हैं आपको कि सुरुचि इंदर सिंह का संबंध है वो किस खेल से है, तो आपको ध्यान रखना किससे है? शूटिंग से रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हाल ही में कहाँ राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शुभारंभ किया गया? यानी कि सोलर प्लेटों पर आधारित लिफ्ट जो बनी है, सिंचाई लिफ्ट बनी है, वो कहाँ पर इसका शुभारंभ किया गया? तो वो आपके आ जाएगा बूंदी के अंदर। बूंदी के अंदर सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शुभारंभ किया गया, जो कि राजस्थान की पहली रहने वाली है। नेक्स्ट देखो भाई, विश्व पर्यावरण दिवस पर बीड़ पापड़ सफारी का शुभारंभ किया गया। ये सफारी कहाँ स्थित है? तो विश्व पर्यावरण दिवस पर एक बीड़ पापड़ सफारी जो है इसका शुभारंभ किया गया। तो पूछा है कि ये कहाँ पर स्थित है, तो इसमें आपके आ जाएगा जयपुर के अंदर। राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर है वो बीड़ पापड़ सफारी स्थित है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान यानी कि IIAS का अध्यक्ष चुना गया है? IIAS का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो वो आपके आ जाएगा भाई वी श्रीनिवास को अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 55 नंबर, टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग के तहत राज्य में किस विश्वविद्यालय ने लैंगिक समानता यानी कि SDG 5 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? यानी कि जो SDG है जो सतत विकास जो है, इसका जो 5वां टॉपिक आता है, 5वां पॉइंट जो आता है, इसमें लिखा हुआ है कि लैंगिक समानता। तो इसमें किस विश्वविद्यालय ने जो है वो प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो वो आपके आ जाएगा वनस्थली विद्यापीठ। तो वनस्थली विद्यापीठ जो है वो SDG का 5वां गोल प्राप्त करने में पहला विश्वविद्यालय रहने वाला है भाई। राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? वनस्थली विद्यापीठ। नेक्स्ट देखो भाई, निम्न में से जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो आपको ये छांटना था कि जीवाणु जनित रोग कौन सा नहीं है। तो कुष्ठ रोग जो है वो जीवाणु जनित होता है, क्षय रोग भी है वो जीवाणु जनित है, काली खांसी जो है वो भी आपके जीवाणु जनित है, लेकिन जो पीलिया रोग है ये जीवाणु जनित रोग नहीं रहने वाला है। तो इस पर पीलिया हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन। नेक्स्ट देखो भाई 57 नंबर क्वेश्चन, DOTS प्रोग्राम का संबंध है, जो DOTS है इसका संबंध है वो किससे है?
तो वो आ जाएगा आपके क्षय रोग उन्मूलन से। यानी कि जो क्षय रोग उन्मूलन है, इसके उससे उन्मूलन के लिए एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसका नाम है DOTS। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो भाई, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको 2 सूचियाँ दे रखी है, सूची 1 और सूची 2। इसमें आपको सही सम्मिलित करके बताना था कि कौन सा कूट है वो आपके सही रहने वाला है। तो इसमें ये कूट दे रखे हैं नीचे देखो। तो इसमें आपके आ जाएगा जैसे ऑप्शन नंबर मोती जरा। तो मोती जरा का जो संबंध है वो आपके आ जाएगा भाई 4 नंबर ऑप्शन, यानी कि ए में 4। तो ए में 4 किस किस में देखो पहले तो ए में 4 सभी के अंदर ए में 4 ही दे रखे हैं। तो बी का देखो क्या दे रखा है भाई, बी यानी कि हेजा। तो हेजा जो है इसमें आपके आ जाएगा भाई विब्रियो कॉलेरी, यानी कि इसकी खोजकर्ता के बारे में पूछा होगा। तो इसमें आपका आ जाएगा विब्रियो कॉलेरी, यानी कि बी में 3। तो बी के अंदर 3 भी 2 आ रहे हैं। तो नेक्स्ट देखो इसमें सी में क्या दे रखा है, तपेदिक जो रोग है इसमें आपके आ जाएगा माइक्रोबैक्टीरियन ट्यूबरक्लोसिस। माइक्रोबैक्टीरियन ट्यूबरक्लोसिस यानी कि आपके टीबी के अंदर आ जाएगा। तो इसका पूरा नाम पूछा है या वैज्ञानिक नाम पूछा है। तो सी का आ जाएगा 2। तो सी में देखो भाई 2 कौन से में है, तो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपके सही हो जाएगा। ये लो, ठीक है ना। एक बार वापस देख लो उनके वैज्ञानिक नाम कि मोती जरा जो है वो हो जाएगा साइमोलेना टाइपी, हेजा का हो जाएगा विब्रियो कॉलेरी, तपेदिक रोग का हो जाएगा माइक्रोबैक्टीरियन ट्यूबरक्लोसिस और कुष्ठ रोग का हो जाएगा माइक्रोबैक्टीरियन लेफ्री। तो ये देखो कुष्ठ टीबी और कुष्ठ रोग में थोड़ा सा ही अंतर है बस, इसमें माइक्रोबैक्टीरियन लेफ्री है, इसमें माइक्रोबैक्टीरियन ट्यूबरक्लोसिस है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 59 नंबर, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रित करने वाले जीन के 2 विपर्यासी स्वरूपों को कहा जाता है। यानी कि किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 विपर्यासी स्वरूपों को क्या कहा जाता है, तो वो आपके आ जाएगा युग्म विकल्पी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है वो आनुवांशिक रोग नहीं है। तो इसमें आनुवांशिक रोग नहीं रहने वाला वो देखो, जो हीमोफीलिया है ये आनुवांशिक रोग है। वर्णांतता ये भी आपके आनुवांशिक रोग है कि अगर माता पिता में से किसी अगर एक की अगर आँखें कमज़ोर है तो बच्चे की भी आँखें कमज़ोर होगी। और दाब कोशिका अरक्तता तो ये भी आपके इसमें रहने वाली है जो आनुवांशिक है, लेकिन डिप्थीरिया जो है ये आनुवांशिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 61 नंबर, जंतु कोशिका में संग्रहित भोजन का प्रकार है। तो जंतु कोशिका में जो संग्रहित भोजन होता है इसका कौन सा प्रकार रहने वाला है, तो आ जाएगा आपके ग्लाइकोजन। ठीक है ना। जंतु कोशिका में संग्रहित भोजन का प्रकार कौन सा आ जाएगा, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट देखो भाई, लंबे समय तक असंतुलित भोजन ग्रहण करने से उत्पन्न हुई पोषण विसंगति है। लंबे समय तक अगर आप पोषण या संतुलित भोजन प्राप्त नहीं करते हैं तो आपके शरीर के अंदर एक पोषण विसंगति प्राप्त हो जाती है जो कि होती है आपके कुपोषण। ठीक है ना। इसलिए भोजन हमेशा संतुलित भोजन ही करना चाहिए जिसमें सारे के सारे ये जो आपके विटामिन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, सभी है वो पर्याप्त मात्रा में मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसमें सामान्य अधातु विद्युत के चालक नहीं होते हैं, निम्न में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है। तो इसमें आपको पूछा है कि विद्युत का अच्छा चालक कौन सा है, तो वो आ जाएगा आपके ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का अच्छा चालक रहने वाला है इन सब की अपेक्षा। हीरा, सल्फर और फुलर इनकी अपेक्षा देखा जाए तो ग्रेफाइट है वो अच्छा चालक रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 64 नंबर, धातुओं के गुणधर्मों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो धातुओं के संबंध में आपको गुणधर्मों के संबंध में कुछ कथन दे रखा है, उसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन है वो सही है। तो सबसे पहला दे रखा है कि धातु है वो सामान्यतः कठोर होती है। तो बिल्कुल सही बात है, भी धातु तो हमेशा कठोर ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाना तन्यता कहलाता है। नहीं ये गलत है, अभी तन्यता नहीं होता इसमें। तन्यता तो बोलेगा तार बनाना हो तो, चादर बनाने के लिए तन्यता नहीं होता है। और तीसरा ऑप्शन देखो, धातुओं में सामान्यतः ध्वनिक का गुण पाया जाता है। बिल्कुल सही है, धातुओं के अंदर अगर आप किसी भारी कोई दूसरी धातु से अगर चोट करोगे तो ध्वनि उत्पन्न होती है, इसका मतलब है कि ध्वनि का गुण तो इसमें पाया जाता है। और 4 नंबर देखो, सिल्वर व कॉपर धातु उष्मा के अच्छे चालक होते हैं। बिल्कुल सही बात है, उष्मा के अच्छे चालक होते हैं, इसीलिए तो कॉपर और सिल्वर के तार बनाए जाते हैं कि प्रतिरोध भी बहुत ही कम हो सके इसके लिए। तो इसका मतलब है कि 1, 3 और 4 यानी कि तन्यता वाला जो है ये गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे लिखा होता है कि धातुओं को पीट कर पतले तार बने जाते हैं उन्हें तन्यता कहते हैं तो वो सही होता, लेकिन ये आप इसमें आपके गलत रहने वाला है। तो 1, 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर है वो 3 इसमें सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसकी पतली परत के लेपन के द्वारा आयरन को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनिकरण एक विधि है। यानी कि आप किसी भी धातु को अगर जंग से बचाना चाहते हो तो किस चीज़ का लेपन करते हैं,
ताकि, और उस विधि को कहते हैं गैल्वेनीकरण। तो वो आपके आ जाएगा भाई जिंक, यानी कि जिंक से पतली एक परत बना देते हैं जिंक की लेपन करके आयरन के ऊपर, और ताकि उस पर जंग ना लगे, और इस विधि को क्या कहते हैं भाई, तो गैल्वेनीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, लेंस की क्षमता मापी जाती है। तो लेंस की क्षमता जो है वो किस में मापी जाती है, तो वो आपके आ जाएगा डायोप्टर, यानी कि इसे डी से प्रेजेंट करते हैं, और क्षमता जो होती है वो 1/f होता है, ध्यान रखना इस चीज़ का, यानी कि इसके फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसकी जो यूनिट है वो भी ध्यान रखना, डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन कहलाता है, यानी कि प्रकाश के जो घटक रंग होते हैं जिसे हम विबज्योर कहते हैं, 7 रंग जिसको हम इंद्रधनुष भी कहते हैं, तो वो घटक रंग जो है उनके विभाजन होना, ये प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, तो वो आपके आ जाएगा वर्ण विक्षेपण, यानी कि अलग अलग वर्णों में विक्षेपित होना, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो भाई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहाँ पर होता है, जब प्रकाश कहाँ जाएगा, तो यानी कि हीरे से अगर कांच में जाता है तो इसमें प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है भाई। हीरे से गुजरते हुए वो अगर किसी कांच में जाएगा तो इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है भाई। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन की नहीं है। तो नीचे कुछ प्रक्रिया दे रखी है और आपको बताना है कि रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया कौन सी नहीं है। तो इसमें आपको बता दूं कि एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि उसके जो मूल गुण होते हैं उसमें परिवर्तन नहीं होता है, पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि उसको आप वापस मूल रूप के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि उसके मूल गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है और उसको आप वापस मूल रूप में प्राप्त नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें से देख लो आप रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है। तो पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण, ये तो इसका रहने वाला है रासायनिक परिवर्तन। और शोषण क्रिया, तो ये भी बिल्कुल रहने वाली है, क्योंकि जो ऑक्सीजन एक बार अंदर चली गई उसको आप वापस ऑक्सीजन के रूप में बाहर नहीं निकाल सकते, वो फिर CO2 के रूप में ही आती है। नेक्स्ट देखो भाई, दूध से दही का बनना। दूध से अगर दही बन गया तो वापस आप दूध तो नहीं बना सकते, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, लोहे का चुंबक में बदलना। अगर लोहा चुंबक बन गया है तो उसको वापस आप क्रिया करके चुंबक से वापस लोहा भी बना सकते हो, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 70 नंबर, निम्न पर विचार कीजिए। यानी कि नीचे आप कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, कुछ कथन दे रखे हैं, उस पर आपको विचार करना है। कटे हुए सेब का कुछ समय पश्चात भूरे रंग में बदलना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, और शक्कर का पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण रहने वाला है। तो इसमें जो आपके हैं दोनों ही सही रहने वाले हैं अभी, कि कटे हुए सेब पर कुछ समय पश्चात अगर भूरा रंग आ गया तो वो उसमें रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन सेब को काटना ये रासायनिक परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन है। लेकिन कुछ समय पड़ा रहने के बाद जब उसका रंग भूरा हो जाता है तो वो वायु के साथ रासायनिक क्रिया करके वो उसने रंग अपना भूरा कर लिया, तो ये रासायनिक क्रिया है। और शक्कर में पानी का घुलना भौतिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही बात है। शक्कर अगर पानी में घुल गई है तो उस पानी को आप गर्म करके वापस शक्कर प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब दोनों ही कथन है आपके सत्य रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 71 नंबर, निम्न में से ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। तो कौन सी क्रिया है जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है, तो वो आपके आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिना बुझे चूने के साथ जल अभिक्रिया निम्न में से किस प्रक्रम का उदाहरण है। बिना बुझे चूने के साथ जो जल अभिक्रिया करता है वो निम्न में से किस प्रक्रम का उदाहरण रहने वाला है, तो वो आपके आ जाएगा भाई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। तो एक होता है ऊष्माशोषी, यानी कि इसमें ऊष्मा आपको देनी पड़ती है अगर कोई अभिक्रिया करवानी है तो, जबकि ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है कि अगर आपने दोनों की अभिक्रिया करवाई है तो उसमें ऊष्मा है वो निकलने वाली है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो भाई, निम्न में से कौन सी धातु जो है वो अम्लगम मिश्र धातु बनाती है। तो अम्लगम मिश्र धातु कौन सी धातु बनाती है, तो इसमें आपके आ जाएगा भाई पारा धातु जो है वो अम्लगम मिश्र धातु बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपशिष्ट निपटान की किस विधि में अपशिष्ट को जलाया जाता है, यानी कि अपशिष्ट की कौन सी विधि है जिसके अंदर अपशिष्ट को जलाया जाता है, तो वो आपके आ जाएगा भस्मीकरण। इसी नाम से पता चल रहा है, देखो पहले होता था ना सीरियल में आता था कि ये ऋषि ने इसको भस्म कर दिया, यानी कि जला दिया, पूरा राख बना दिया। तो उसी प्रकार अगर अपशिष्ट को अगर आप जला रहे हो तो उसमें कहते हैं भस्मीकरण, यानी कि भस्म हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो भाई, निम्न में से जैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ है। तो जैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ कौन से होते हैं, तो इसमें 2 प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। एक होता है कि जैव निम्नीकरण, एक होता है कि अजैव निम्नीकरण या फिर जैव अनिम्नीकरण कह सकते हैं। यानी कि जो प्रकृति में जीव है वो अगर किसी अपशिष्ट पदार्थ को गला सड़ा करके अगर ख़त्म कर देता है तो वो आता है जैव निम्नीकरण में। और अजैव निम्नीकरण देखा जाए तो उसमें आता है कि आप जैव जो प्राकृतिक जो जीव आते हैं जो वो उनके द्वारा है वो नष्ट नहीं होते हैं। तो इसमें कौन कौन से है वो जैव निम्नीकरण है वो देखो, तो कपड़ा भी गल जाता है भाई, कागज़ भी गल जाता है, गोबर है वो भी बिल्कुल अपशिष्ट हो जाता है 4-5 दिन पड़ा रहता है। तो
और ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपरोक्त सभी जो है वो जैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 76 नंबर। मेंडल द्वारा मटर के चुने गए विपर्यासी लक्षणों में से नहीं है। तो मेंडल ने कौन सा लक्षण है वो प्राप्त नहीं किया था। तो मेंडल ने बीज का आकार लिया था, तने की ऊंचाई भी उसने देखी थी कि कौन सा बोना पौधा है, कौन सा लंबा पौधा है, और पुष्प का रंग भी उसने लिया था, लेकिन पुष्प का आकार ये उसने नहीं मापा था कि भाई इसका जो फूल आ रखा है, पुष्प आ रखा है, इसका आकार कैसा है, ये उसका लक्षण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 है इसमें सही रहने वाला है। नेक्स्ट देखो भाई, निम्न में से संयोजी ऊतक का उदाहरण है। तो संयोजी ऊतक कौन सा रहने वाला है, तो वो आ जाएगा आपके रक्त और अस्थि, यानी कि रक्त और अस्थि दोनों है वो संयोजी ऊतक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फेफड़ों का ज्वारीय आयतन होता है। तो फेफड़ों का जो ज्वारीय आयतन होता है वो आ जाएगा आपके 500 ml, 500 मिलीलीटर जो है वो आपके फेफड़ों का ज्वारीय आयतन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 79 नंबर। पर्वतारोहण के दौरान ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण क्या है। कि भाई कोई भी जैसे पर्वतारोही है वो अगर ऊंचाई पर जाएगा, या फिर कोई भी नॉर्मल इंसान है वो जितनी ऊंचाई पर जाता है तो वो कहता है कि हाँ यार सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो इसमें क्या रहने वाला है, कौन सा साइंस इसमें पीछे काम करती है, तो वो आ जाएगी आपके कम वायु दाब, यानी कम वायु दाब है इसका मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है अभी। तो ऑप्शन नंबर 3 है इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 80 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य में वक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। जो मनुष्य का जो वक है वो किस तंत्र का भाग है, तो वो आ जाएगा आपके उत्सर्जन तंत्र का भाग रहने वाला है, यानी कि अपशिष्ट को बाहर निकालने का हिस्सा जो है वो वक है, इसलिए वक है वो कौन सा तंत्र आ जाएगा, उत्सर्जन तंत्र। नेक्स्ट देखो भाई 81 नंबर। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट जो भी सॉल्यूशन लेके आऊँगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप आराम से देख लोगे। और आपको 4th ग्रेड के अंदर इस टेस्टों में से ही क्वेश्चन मिलने वाला है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। एक भी क्वेश्चन अगर बाहर आ जाए तो फिर आप कमेंट करना कि सर बाहर से आ गए, ऐसे आ गए, वैसे आ गए। क्योंकि कलाम है जो बिल्कुल सोच समझ के पेपर सीरीज बनाती है और लगभग उसी में से क्वेश्चन आ जाते हैं, चाहे वो रीट का हो, चाहे 2nd ग्रेड का हो, चाहे 4th ग्रेड का हो, कोई भी हो। तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है ना भाई। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। 81 नंबर। दो न्यूरॉनों के बीच के संगम स्थल को क्या कहा जाता है। तो दो न्यूरॉन होते हैं उनके बीच का जो संगम स्थल होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो वो आपका आ जाएगा सिनेप्स। किस नाम से जानते हैं भाई, तो सिनेप्स के नाम से जानते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन देखो, सुमेलित कीजिए। इसमें आपको इनको सुमेलित करना था, तो सबसे पहले आ जाएगा इंसुलिन। तो इंसुलिन जो है वो कौन सी ग्रंथि से उत्सर्जित होता है, या फिर कौन सी ग्रंथि के लिए काम का है, तो इसमें आपके आ जाएगा भाई इंसुलिन जो है वो आ जाएगा अपने अग्नाशय की बीटा कोशिका के द्वारा, ठीक है ना। यानी कि ए में आ जाएगा आपके 2, और थायरोक्सिन जो ग्रंथि है वो आ जाएगी आपके थायराइड से, क्योंकि नाम से पता चल रहा है थायरोक्सिन, तो थायराइड ग्रंथि। फिर आ जाएगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये आपके आ जाएगा पीयूष ग्रंथि से, ठीक है ना। और टेस्टोस्टेरोन जो है वो आ जाएगा आपके वृषण से, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना भाई। तो इसमें आपके रहने वाला है डी में आ जाएगा 3, तो डी में 3 आपके एक में ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्न में से पश्च मस्तिष्क का भाग है, यानी कि पीछे वाले मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा है वो इसमें दे रखा है, तो वो आपके आ जाएगा हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस है ये आपके पश्च मस्तिष्क का भाग रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से मादा में निषेचन स्थल होता है। तो निम्न में से मादा के अंदर कौन सा स्थल है और निषेचन स्थल होता है, तो वो आपके आ जाएगा फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका जो है वो एक निषेचन स्थल होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 85 नंबर। निम्न में से किसी गुण के लिए एक समान एलील वाला जीव कहलाता है, यानी कि कौन सा गुण है जिसके लिए एक समान एलील वाला जीव कहलाता है, तो वो आपके आ जाएगा समयुग्मजी, यानी कि जो एक समान एलील वाला जीव होता है उनको समयुग्मजी भी कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माली बगीचे में फूल तोड़ रहा है, इसका इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना था। तो माली अगर बगीचे में फूल तोड़ रहा है तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा भाई, द गार्डनर इज़ प्लंकिंग द फ्लावर इन द गार्डन। जो माली है वो बगीचे में फूल तोड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विज्ञान ने अंधे को आँख दी है। विज्ञान ने अंधे को आँख दी है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट क्या होगा, तो वो आपके आ जाएगा साइंस हैज़ गिवन द आइज़ टू द ब्लाइंड, यानी कि साइंस ने, यानी कि विज्ञान ने अंधे को भी आँख दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, वह कल से अनुपस्थित है। वह कल से अनुपस्थित है, तो इसका जो ट्रांसलेट होगा आपके वो आ जाएगा ही हैज़ बीन absent सिंस yesterday। ये ध्यान रखना भाई, इसमें ही हैज़ बीन absent सिंस yesterday आ जाएगा भाई, ठीक है ना।
इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप यहाँ कैसे आए, आप यहाँ कैसे आए, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट क्या होगा देखो, तो वो हो जाएगा हाउ डिड यू कम हियर, यानी कि आप यहाँ पर कैसे आए, हाउ डिड यू कम हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बच्चा 1 घंटे से रो रहा है जब माँ ने उसे दूध पिलाया, जब माँ ने उसे दूध पिलाया, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, तो वो आपके रहने वाला है भाई, द चाइल्ड हैज़ बीन क्राइंग फॉर एन आवर व्हेन द मदर फेड इट। ठीक है ना, जब बच्चा 1 घंटे से रो रहा है जब माँ ने उसे दूध पिलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसमें ड्राफ्ट इज़ पुट अप फॉर अप्रूवल, यानी कि ड्राफ्ट इज़ पुट अप फॉर अप्रूवल, तो इसका अगर हिंदी ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, तो हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा भाई, मसौदा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत है, यानी कि ड्राफ्ट यानी कि प्रारूप जो है वो अनुमोदन यानी कि अप्रूवल के लिए प्रयुक्त है, यानी कि पुट अप कर दो, यानी कि ड्राफ्ट इज़ पुट अप फॉर अप्रूवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, आर यू नॉट टेकिंग एक्सरसाइज रेगुलरली, यानी कि आप हमेशा व्यायाम नहीं करते हो, तो इसमें ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके, यानी कि ऑप्शन प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है और हेल्पिंग वर्ब आगे आ रखी है, इसका मतलब है कि प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, तो इसमें प्रश्नवाचक होगा, तो ये आ जाएगा क्या तुम नियमित रूप से व्यायाम नहीं कर रहे हो, यानी कि आर यू नॉट टेकिंग एक्सरसाइज रेगुलरली, क्या तुम नियमित रूप से व्यायाम नहीं कर रहे हो, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वो आपके सही रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वी शुड लीड ए लाइफ फ्री फ्रॉम फियर, वी शुड लीड ए लाइफ फ्री फ्रॉम फियर, तो इसमें आपके आ जाएगा हमें भय मुक्त जीवन जीना चाहिए, यानी कि वी शुड लीड ए लाइफ फ्री फ्रॉम फियर, यानी कि भय मुक्त जीवन जीना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई 94 नंबर क्वेश्चन, ही इज जेलस ऑफ हिज नेबर, वह अपने पड़ोसी से जलता है, तो इसका है वो हिंदी ट्रांसलेट क्या हो जाएगा भाई, तो वो आपके रहने वाला है, वह अपने पड़ोसी से ईर्ष्या करता है या फिर जलन महसूस करता है, तो ही इज जेलस ऑफ हिज नेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 95 नंबर, आई वंडर इफ़ इट्स ट्रू, आई वंडर इफ़ इट्स ट्रू, तो इसका आपका आ जाएगा मुझे इसकी सच्चाई पर संदेह है, आई वंडर इफ़ इट्स ट्रू, यानी कि ये झूठ भी बोल सकता है, इसलिए मुझे इसकी सच्चाई पर जो है संदेह है, भरोसा नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ऑथेंटिक शब्द के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द कौन सा है। ऑथेंटिक यानी कोई भी चीज़ हम देखते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि ये चीज़ ऑथेंटिक है या फिर डुप्लीकेट है, क्या है, तो यानी कि इसका आप क्या चेक करते हो, प्रमाणिक कि ये चीज़ जो है प्रमाणिक है या फिर नहीं है, तो इसकी प्रमाणिकता चेक करते हैं, तो प्रामाणिक हो जाएगा अभी। ठीक है ना। और प्रमाणिक के अंदर देखो इसमें प्रमाण प्लस एक प्रत्यय लगा हुआ है, तो हिंदी भी देख लो साथ में, प्रमाण प्लस एक प्रत्यय से बना है प्रमाणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ऑटोनॉमस के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द कौन सा है। ऑटोनॉमस, तो ऑटोनॉमस के लिए जो परिभाषिक हिंदी शब्दावली है वो आ जाएगी आपके स्वायत्त। ठीक है ना, ऑटोनॉमस यानी कि स्वायत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हिंदी शब्दावली, हिंदी परिभाषिक शब्दावली कौन सी है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को हिंदी में क्या कहते हैं भाई, तो वो आपके आ जाएगा प्रशासन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। हम बोलते हैं ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि प्रशासनिक सेवाएं, तो यहाँ दे रखा है एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें 99 नंबर, मेमोरेंडम के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द है। तो मेमोरेंडम के लिए जो हिंदी परिभाषिक शब्द है वो आपके आ जाएगा ज्ञापन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अकाउंटेबिलिटी के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द कौन सा है। तो होता है ना अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, यानी कि आप किसी पद पे बैठे हो तो वो आपकी अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेहीता आपकी रहती है, तो इसमें आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ऑनररी मतलब होता है कि जैसे ऑनररी हम किसी को अगर बोलते हैं ना कि ये चीज़ ऑनररी कर लो, यानी कि आप कह सकते हो अवैतनिक, यानी कि आप ऑनररी एक चीज़ कर लो यानी कि अवैतनिक। जिसे हम राजस्थानी भाषा में अगर देखें तो राजस्थान जी के हम पढ़ते हैं कि बेगार पड़ता, तो बेगार है वो उसी को ऑनररी कहते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट आपको दे रखा है प्रोबेशन के लिए हिंदी परिभाषिक शब्दावली है। प्रोबेशन यानी कि जब आप फोर्थ ग्रेड लग जाओगे तो आपके जब लग शुरुआत में लगभग 6 महीने लगभग होता है प्रोबेशन काल, तो प्रोबेशन का मतलब क्या हो जाएगा, परिवीक्षा काल। ठीक है ना, यानी कि प्रोबेशन में थोड़ी सी पेमेंट कम आता है, फिर आपके जब प्रोबेशन खत्म हो जाएगा तो सारे के सारे डीए और पीए जुड़ के आ जाएंगे, तो प्रोबेशन का मतलब क्या हो जाएगा भाई, परिवीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट देर का इनिशियल के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द कौन सा रहने वाला है। तो इनिशियल का मतलब क्या होता है, इनिशियल, तो इसमें आपके आ जाएगा लघु हस्ताक्षर। इनिशियल यानी कि लघु हस्ताक्षर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 104 नंबर, ह्यूमैनिटेरियन के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द कौन सा है? ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है मानवीय, यानी कि अगर आप कहते हो ना कि इसमें मानवता ही नहीं है, इसमें ह्यूमैनिटेरियन ही नहीं है, तो ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है भाई मानवीय, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें 105 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, 105 नंबर दे रखा है, ग्रांट के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द कौन सा है? ग्रांट यानी कि किसी चीज़ को आप ग्रांट दे रहे हो ना, तो इसमें आपका आ जाएगा अनुदान, यानी कि इतना ग्रांट दिया या इतना अनुदान दिया, तो वो आपका आ जाएगा अनुदान, ग्रांट यानी कि अनुदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 106 नंबर, सबऑर्डिनेट के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द कौन सा है? सबऑर्डिनेट यानी कहते हैं ना कि ये मेरा सबऑर्डिनेट है, यानी कि ये मेरा अधीनस्थ है, ठीक है ना। तो सबऑर्डिनेट और सुपर ऑर्डिनेट ये अलग अलग होता है, तो इसमें सबऑर्डिनेट यानी कि अधीनस्थ होता है भाई, ध्यान रखना इस चीज़ का, सबऑर्डिनेट यानी कि अधीनस्थ। नेक्स्ट देखो भाई, ग्रेजुएटी के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द कौन सा है? तो ग्रेजुएटी का मतलब होता है जैसे कोई भी चीज़ आपको अतिरिक्त लाभ दिया जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं ग्रेजुएटी, यानी कि अनुतोषिक कि आपका वेतन इतना हो रहा है, लेकिन इसके साथ आपको इतनी ग्रेजुएटी दी जा रही है। जैसे किसी कंपनी के अंदर होता है ना कि अगर आपने 5 साल तक लगातार काम किया, तो आपको 5 साल के बाद अगर रिटायरमेंट होते हो तो आपको ग्रेजुएटी मिलती है, तो उसी अकॉर्डिंग होती है ग्रेजुएटी। तो ग्रेजुएटी का मतलब होता है अनुतोषिक। नेक्स्ट देखो भी 108 नंबर, काउंसिल के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द कौन सा है? तो काउंसिल के लिए आपके हिंदी परिभाषिक शब्द हो जाएगा परिषद, यानी कि लोकसभा काउंसिल, तो काउंसिल यानी कि लोकसभा परिषद, या राज्यसभा राज्य मंत्री परिषद तो होती है ना मंत्री परिषद, उसी प्रकार काउंसिल का मतलब आ जाएगा आपके परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, गजट के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द है गजट, तो गजट के लिए जो हिंदी परिभाषिक शब्द है वो आपका आ जाएगा राजपत्र, यानी कि गजट पारित होता है तो कहते हैं ना कि राजपत्र निकला है, तो पूरे देश के लिए जो चीज़ निकलती है, पूरे राज्य की जो चीज़ निकलती है, जो आदेश है, कोई कानून कायदा है, तो उसके लिए गजट पारित किया जाता है। तो 109 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रोसिक्यूट के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द कौन सा है? तो प्रोसिक्यूट का मतलब होता है भाई आपके आ जाएगा इसमें अभियोग चलाना, यानी कि प्रोसिक्यूट करो, ये न्यायालयों के अंदर काम में लिया जाता है प्रोसीड्यूज, तो इसमें आपका आ जाएगा भाई अभियोग चलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 111 नंबर, अपरिहार्य का अंग्रेजी पर्याय है, तो अपरिहार्य होता है अपरिहार्य, तो उसके लिए अंग्रेजी का कौन सा है वो पर्यायवाची रहने वाला है? तो वो आपका आ जाएगा अनअवॉइडेबल। अपरिहार्य यानी कि अनअवॉइडेबल, यानी कि ऐसी चीज़ें जो अवॉइड नहीं की जा सकती है, तो उसे हम कहते हैं अपरिहार्य या अक्षम्य, तो उसे कहते हैं अनअवॉइडेबल, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, मसौदा के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो मसौदा अभी हमने हिंदी में अनुवाद किया तब देखा था कि ड्राफ्ट, मसौदा यानी कि ड्राफ्ट तैयार करो या मसौदा तैयार करो। नेक्स्ट देखो भाई, अकाउंटेबल के लिए सही परिभाषिक शब्द कौन सा है? अकाउंटेबल यानी कोई होता है ना अकाउंटेंट, तो अकाउंटेंट क्या काम करता है? अकाउंटेंट से ही बना है अकाउंटेबल, अकाउंटेबल मतलब होता है उत्तरदायी, ठीक है ना। और अकाउंटेंट यानी कि लेखा जोखा करने वाला, और अकाउंटेबल यानी कि होता है उत्तरदायी। नेक्स्ट देखो 114 नंबर क्वेश्चन, ब्यूरोक्रेसी के लिए सही परिभाषिक शब्द कौन सा है? तो ब्यूरोक्रेसी जो होती है इसके लिए सही परिभाषिक शब्द कौन सा है? तो अधिकार तंत्र। कहते हैं ना कि नेता देश नहीं चलाते हैं, देश चलाती है ब्यूरोक्रेसी, यानी कि जो अधिकारी होते हैं, IAS होते हैं, IPS होते हैं, इनकी जो समूह होता है उसे हम कहते हैं ब्यूरोक्रेट, ठीक है ना। तो ब्यूरोक्रेट से वो देश चलाते हैं, राजा ये जो नेता वगैरह है, मंत्री वगैरह है, ये देश नहीं चलाते भाई, ठीक है ना, इसलिए कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नोटिफिकेशन के लिए सही परिभाषिक शब्द है, तो नोटिफिकेशन के लिए है वो कौन सी शब्दावली सबसे सही रहने वाली है? तो वो आपके आ जाएगी अधिसूचना, यानी कि कोई भी वैकेंसी आती है उससे पहले क्या आता है? नोटिफिकेशन आता है, आपके पास अधिसूचना आती है कि भाई इस चीज़ के इतने पद है, इतनी तारीख लास्ट है और इतने आपके वैकेंसी रहने वाली है, तो वो आ जाएगी अधिसूचना, नोटिफिकेशन। नेक्स्ट देखो भाई 116 नंबर दे रखा है आपको कि विच पंजुएशन मार्क इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ ए क्वेश्चन, यानी कि पंजुएशन मार्क यानी कि विराम चिन्ह, तो कौन सा विराम चिन्ह जो है वो एंड ऑफ ए क्वेश्चन के पीछे लगाया जाता है, यानी कि क्वेश्चन कोई एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है, उसके पीछे लगाया जाता है, तो वो आपका आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, वर्ड पंजुएशन मार्क एंड ए स्टेटमेंट, यानी कि कोई भी अगर आपने कथन बोला है तो इसके बाद में कौन सा पंजुएशन साइन आता है? तो वो आ जाएगा फुल स्टॉप, यानी कि मैंने कथन बोला और मेरी बात पूरी हो गई तो वहाँ पे पीछे क्या लग जाता है? फुल स्टॉप लग जाता है। तो पंजुएशन मार्क यानी कि विराम चिन्ह के बारे में दिया गया इसमें आपको। नेक्स्ट देखो भाई, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ए कॉमा, तो कॉमा का यूज़ है वो कहाँ पर होता है? तो वो आपके आ जाएगा, कॉमा का जो यूज़ है वो टू शो ए पोज इन ए सेंटेंस, यानी कि कॉमा अगर कहीं पर लगा हुआ है इसका मतलब है थोड़ा आपको इतना बोलना है, थोड़ा रुकना है, इसके बाद आगे की शुरुआत करनी है, यानी कि पोज इन ए सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 119 नंबर, व्हाट पंजुएशन इज़ यूज टू स्लो एक्सटेमेंट और सरप्राइज, यानी कि स्लो एक्सटेमेंट एंड
सरप्राइज़ के लिए है वो कौन सा पंक्चुएशन साइन लगाया जाता है, कौन सा विराम चिन्ह लगाया जाता है, तो वो आपके आ जाएगा भाई एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी कि ऐसा करके ऐसा लगाता है, इसका मतलब है कि आप थोड़ा रुकना है और सरप्राइजली ज़ोर से बोलना है, एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें, विच ऑफ दीज इज़ ए करेक्ट यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर एंड पंक्चुएशन, यानी कि कौन से के अंदर है वो कैपिटल लेटर और पंक्चुएशन है वो सही दे रखा है। तो इसमें आपके आ जाएगा द सन इज़ हॉट, ये कथन था, पूरा हो गया तो पीछे लग गया फुल स्टॉप। और सबसे शुरुआत में आपको पता ही हमेशा बड़े अंक से शुरुआत होती है, तो यहाँ पे कैपिटल दा के आगे जो टी है वो कैपिटल लिखा हुआ है और द सन इज़ हॉट। ठीक है ना भाई। तो ये था माइनर टेस्ट और इसके 120 क्वेश्चन। और अगर आपको अच्छे लगे तो चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब तो करना ही है, ताकि मैं अगला जो भी सॉल्यूशन करवाऊँ तो उसमें सबसे पहले वो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ठीक है ना। तो चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, और जो भी आपके दोस्त वगैरह है वो इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं 4th ग्रेड की, तो उनके तक ये वीडियो है वो पहुंचाना है। ठीक है ना। जल्दी से जल्दी आपको 1000 सब्सक्राइब पूरे करना है, ताकि मैं इससे भी अच्छी जो भी वैकेंसी आगे आने वाली है उन सभी के पेपर है वो सॉल्यूशन करवाऊंगा, उनके टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो आपको बस थोड़ा साथ देना है और 1000 पार करना है। ठीक है ना। जल्दी से जल्दी 1000 पूरे करवा दो भाई, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है 1000 करवाना यार। ठीक है ना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।